तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका बताया गया है अनुच्छेद 19 में। तो इसमें अनुच्छेद 19 के तहत हम समझने का प्रयास करेंगे वाक स्वतंत्रता आदि विषयक के कुछ अधिकारों का जो संरक्षण को बताया गया है, उनके संवैधानिक उपबंधों के बारे में हमारी पूर्व में चर्चा हो चुकी है। तो आज हम इसके लीगल प्रोविजंस को देखेंगे कि न्यायालय का क्या निर्णय आया है इन चीजों के बारे में। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 19 में जो अधिकारों को आपको दिया गया है, उन उन स्वतंत्रताओं पर वो स्वतंत्रताएं केवल और केवल नागरिकों को प्रदान की गई है। और दूसरी बात, यह आपका अबाध नहीं है, अर्थात इसमें इसके लिए उन्होंने कुछ युक्त निर्बंधनों को इसमें उपबंधित किया है। तो उन्हीं की चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19 के संविधान के न्यायिक उपबंधों के बारे में और उसके युक्त निर्बंधनों के बारे में हम जानेंगे कि क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामान्य चीजें जो अनुच्छेद 19 के संबंध में, कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण को अनुच्छेद 19 में बताया गया है। इसमें कहा गया है, जो खंड 1 है, कि सभी नागरिकों को का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, ग संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का, घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, ड भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का, और छ कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का होना। तो ये जो स्वतंत्रता बताई गई, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इन सारी चीजों को बताया गया। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि 19(1) का जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है, तो इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनके जो निर्बंध है, जो न्यायालय ने आरोप लगाए हैं, निर्बंधन जो समय समय पर न्यायालय अधिरोपित करता है, उन चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता है, वो केवल और केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है। दूसरी बात है कि यह अबाध नहीं, अबाध मीन्स कि इसमें एक सीमा का को लागू किया गया है, एक सीमा इसमें निर्धारित की गई है। उसी को क्या कहा जाता है, युक्तियुक्त निर्बंधन। तो जो एक अब हम वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों आदि के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना, कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई वाक और अभिव्यक्ति, किसकी वाक और अभिव्यक्ति, अर्थात बोलने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता 19 के द्वारा इसको प्रदान की गई है। और ये जो शब्दों के द्वारा, इसको लेखों के द्वारा, चाहे लिख कर या बोल कर या इसको प्रिंट करके मुद्रणों के द्वारा या किसी प्रकार का चिन्ह बनाकर, इसके माध्यम से क्या आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कई भी जो माध्यम, अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, जिसके तहत क्या है, जो आपके विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उनको भी हम क्या मानेंगे, वाक और अभिव्यक्ति की के अंतर्गत मानते हुए उसको क्या है, स्वतंत्रता के तहत लाया जाएगा। तो जो यहाँ पे जो अभिव्यक्त जो शब्द दिया गया है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। क्या है कि जब आप अभिव्यक्त की बात कहते हैं, ठीक है, वाक स्वतंत्रता का आप सामान्य बात ये समझते हैं कि बोलने के लिए है, तो आप कहकर किसी चीज को जब वो करते हैं, लेकिन जब अभिव्यक्त की बात आती है, तो अभिव्यक्त क्या होता है, उसमें बोलकर, लिखकर, बताकर, इशारों से, चिन्हों के द्वारा, जिस भी माध्यम से क्या है, आप अपने विचारों को सामने वाले के प्रति प्रदर्शित करें या उसको समझाने का प्रयास करें, तो वो चीजें आपकी किसमें आएगी, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के तहत आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्त जो शब्दावली रखी गई है, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा व्यापक अर्थ रखती है। केवल यहाँ पे इसीलिए क्या है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार को नहीं डाला गया, यहाँ साथ ही साथ यह भी लिखा गया कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में इन अधिकारों का संरक्षण की बात कहता है। तो जो आपकी अभिव्यक्ति की बात हम कर रहे थे, तो अभिव्यक्ति में आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें आपकी शामिल हो जाती है। क्योंकि जो प्रेस होता है वो क्या है, रोज जो सामान्य दिनचर्या होती है, दैनिक जो जीवन कार्यकलाप होते हैं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष होते हैं, उन सारी चीजों को क्या करता है, वो अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है अपने पत्रिका या समाचार पत्र के माध्यम से। इसलिए क्या है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता,
जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। और इसी में जो आप आजकल जो आप लोग सुने होंगे सूचना का अधिकार, तो जो सूचना का अधिकार है वह भी आपका क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका वो सन्निहित अंतर्निहित माना जाता है कि यदि आप कुछ बोलने की चाहत रखते हैं और अभिव्यक्त करने की चाहत रखते हैं तो आपको उस चीजों के बारे में जानने का भी अधिकार उसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार है वह भी आपका 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग के तौर पे जाना जा सकता है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको बताई गई है उसमें केवल अपने विचारों का प्रचार प्रसार तक ही उसको सीमित नहीं रखने की बात कहता है। ये कहता है कि आपको दूसरे का जो विचार है उनको भी क्या प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। जो आप केवल जो नागरिकों की बात कह रहे हैं कि वाक्य और अभिव्यक्ति ये केवल स्वयं के लिए नहीं, ये अन्य लोगों के लिए भी है, जिसके लिए आपको भी स्वतंत्र किया है कि आप दूसरों की बातों को भी फैला सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। जो और इसका केवल और केवल माध्यम क्या है कि आप अपने द्वारा कोई बात कह सकते हो, तो ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप सामान्य जीवन या सामाजिक मुद्दों को लेकर या समाज की किसी स्थिति पर जब मुद्दा उठाना चाहते हो या किसी चीजों के बारे में आप बताना चाहते हो लोगों को, तो उसके लिए क्या है, आपके पास केवल केवल क्या होगी, प्रेस होगी, क्योंकि उसके पास ही ये चीज है कि प्रेस क्या है, किसी भी चीज को आसानी से प्रसारित कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है। तो इसलिए जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता को इसमें शामिल माना जाता है, यह माना गया है। आगे जाके जो इसका केस था इसके बारे में हमें जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 वन सुप्रीम कोर्ट केसेस 1960-41 का। तो ये केस था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाले केस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्यों को बताया गया इसके माध्यम से कि क्यों किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। तो कभी भी जब हम बात करते हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसके साथ आपकी क्या चीजें शामिल होती हैं कि कभी भी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो व्यक्ति के जो आत्मोन्नति में ये सहायक होता है। दूसरा, ये सत्य की खोज में सहायक होता है। तीसरा है कि व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को यह मजबूत बनाता है या उसकी निर्णय लेने की क्षमता में यह वृद्धि करता है। चौथा है कि यह इन सारी चीजों के होने से क्या है, किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास की प्रबलता होती है। साथ ही साथ जब ये इसकी सारी चीजें जब वृद्धि कर जाता है और वो अपने विचारों को अच्छे सही तरीके से जब अभिव्यक्त कर सकता है, तब क्या होता है कि उसके में एक स्थिरता आ जाती है, उसकी मानसिक स्थिरता एक आ जाती है, एक उसमें मैच्योरिटी लेवल बोला जाता है जिसको। और उसके साथ जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसमें वो क्या करता है, युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में उसके लिए वो सहायक होता है। तो जब भी हम किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके जो संपूर्ण मनोमस्तिष्क की की चीजें हैं या उसके जो विचार हैं उनका क्या होता है, उनमें वृद्धि होती है और वह जीवन के नए मायनों को ढूंढता है और वह क्या करता है कि देश के हित में कई चीजों को अच्छे तरह से करने में उसके लिए सहायक होती है। नहीं तो वो उसके जो उसके निजी जीवन है या जो उसके सामाजिक जीवन है उसमें वो क्या है, वृद्धि करता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के तौर पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इसमें बताए गए हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि अब इन चीजों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत किन चीजों को शामिल किया जा सकता है। तो हम प्रयास करते हैं कि जो विभिन्न केसेस थे उसके माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया है कि किस प्रकार आप स्वतंत्रता की चीजों को, जो आपके अभिव्यक्त करने की, आपके बोलने की चीजें हैं, उनको कैसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ केस लॉ का सहारा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एसोसिएट मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 2094। तो ये नवीनतम मामला है एक। तो इस केस में बोला गया कि वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कि वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए जब बहुत ज्यादा जब आवश्यक है कि इससे क्या है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है और
उससे क्या है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, धीरे धीरे उठता है, जिससे उसका सारे जो जितने भी उससे संबंधित विकास होते हैं वो उसमें क्या वृद्धि करता है। फिर आगे जो केस है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक भाषण एवं अभिव्यक्ति को भी अनुच्छेद 19(1) क के अधीन वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग माना जाएगा। तो जो वाणिज्यिक भाषण होते हैं, जो कमर्शियल स्पीचेस होते हैं, उनको भी जब आप क्या है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत माना जाएगा। फिर जो आगे देखते हैं मेनका गांधी का केस था, तो मेनका गांधी का केस बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप स्वतंत्रता की बात की चीजों को समझेंगे तो उसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 का बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण होता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे जस्टिस भगवती, ऊटा वालिया और फजल अली, इन तीनों ने मिलकर एक विचार व्यक्त किया था कि यदि किसी पत्रकार का पासपोर्ट वापस लेकर उसे विदेश में अपने विचारों की अभिव्यक्त करने से रोका जाता है तो यह अनुच्छेद 19(1) क का अतिक्रमण होगा। ठीक है, तो कभी भी यदि किसी पत्रकार का पासपोर्ट उसे लेकर उसको विदेश में अपने विचारों को, अर्थात क्या है कि यदि आप किसी पत्रकार को विदेश जाने से रोक रहे हैं तो वह क्या है, उसको रोकना के पीछे अगर आपके पास कोई युक्तियुक्त वजह नहीं या कारण नहीं है, तो अगर उसको आप रोक रहे हैं तो उससे क्या है कि उस व्यक्ति का जो पत्रकार है वह क्या है, उसके विदेशों में जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, जिसको भारतीय संविधान के तहत मिली है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हनन या अतिक्रमण हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्या है 19(1) क का अतिक्रमण करता है। फिर आगे देखते हैं जो हमदर्द दवाखाना बनाम या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 554। तो इसमें बोला गया कि जो व्यापारिक विज्ञापन होते हैं, अर्थात जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, जो भी व्यापारिक विज्ञापन या जो कमर्शियल जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो किसी भी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कोई क्रीम के बारे में बताता है कि इस क्रीम को लगाओ आप गोरे हो जाएंगे, किसी तेल के बारे में बताता है कि इस तेल को लगाएंगे तो आपके बाल सही रहेंगे, किसी खाने की चीजों के बारे में बताता है यह पुष्टिवर्धक और शक्तिवर्धक है, तो इन चीजों को क्या है, इन चीजों में क्या है, व्यापारिक विज्ञापन में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते बोला गया है। तो ये उन चीजों पे लेकिन देखिए उसमें भी एक क्या है, ये है कि व्यापारिक विज्ञापन आपने जो बहुत जगह देखा होगा तो ये क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है, लेकिन केवल उन चीजों के लिए ये निषेध लगाया जा सकता है जहाँ पे जिस चीज को बैन कर दिया गया है या जिन चीजों का विचार या अभिव्यक्त करने के लिए सरकार ने उसमें प्रतिषेध लगा दिया है, उन चीजों का अगर आप विज्ञापन करते हैं तो वो क्या होगा, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं आएगा। तो ये जो हमदर्द दवाखाना केस था, इसके माध्यम से बताया गया कि सरकार द्वारा जो निषिद्ध औषधियां होती है उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा सकती है और वह वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी नहीं होगा। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार किसी आपने देखा होगा शराब की दुकानें, तो कभी भी शराब की दुकानों के बाहर क्या है, जो शराब से संबंधित विज्ञापन कभी लगाए नहीं जाते, सिगरेट से संबंधित विज्ञापन कहीं लगाए नहीं जा सकते, जो क्योंकि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी नहीं है और यह सरकार के द्वारा निषिद्ध भी, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन चीजों पे क्या है रोक लगे, कम हो, लेकिन सरकार का एक राजस्व का मुख्य स्रोत है तो उन चीजों को वो क्या है ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है, लेकिन उसके क्या है प्रचार प्रसार तो वो रोक लगा सकती है। इसलिए आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो जो शराब की दुकानें होती है या सिगरेट की चीजें होती है, जो भी नशे की चीजें होती है, उनका विज्ञापन नहीं होता है। फिर आगे हम देखते हैं रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इसमें बताया कि जो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता तो 19(1) के तहत सम्मिलित माना गया, लेकिन इस सीमा तक का समर्थन किया कि किसी एक राज्य में प्रकाशित समाचार पत्र को दूसरे राज्य में जाने से भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता में इसका प्रचार प्रसार आदि भी सम्मिलित है। यदि प्रचार प्रसार पर अंकुश लगा दिया जाता है तो उसके समाचार पत्र और इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसमें बंबई में प्रकाशित समाचार पत्र क्रॉस रोड्स को मद्रास में भेजे जाने पर रोक लगा दी गई थी।
तो जो इस केस के माध्यम से बताया गया कि जब आप प्रेस की स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, तो उसमें आपका क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दूसरे राज्यों में अपने समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार पर तक में भी विस्तृत होगी, ना केवल आप इसकी स्वतंत्रता एक ही राज्य में देंगे। तो ये क्या होगा, उसका जो स्वतंत्रता आपने प्रदान की है व्यर्थ हो जाएगा या अर्थहीन प्रतीत होने लगता है। समझ आ रहा होगा। फिर हम आगे देखते हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम जानते हैं सेबी के नाम से, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 3829। इस केस में कहा क्या कि वाक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जानने का अधिकार तथा न्यायिक कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन यह आत्यंतिक नहीं है, जनहित में इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस मामले में क्या है, बोला गया कि जानने का अधिकार आपके वाक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित माना गया। फिर जो न्यायालय की जो कार्यवाहियां होती है कि आपको जैसे कोई नए जजमेंट्स आते हैं तो उनको क्या सद्भावपूर्वक आप प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन यदि जो उनको प्रकाशन में क्या है आत्यंतिक नहीं है, बोला यदि उन चीजों को जनहित में प्रतिबंधित किया गया है तो उनका प्रकाशन प्रतिबंधित किया जा सकता है। फिर एक महत्वपूर्ण केस था जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 1142। तो इस मामले में कहा गया है जिससे कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन या जानने के अधिकार को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, तो ये केस के माध्यम से सूचना के अधिकार जो अधिनियम के तहत जो जानकारी लेने का अधिकार है उसको अब क्या है आपका यह मूल अधिकार है। तो आप जब सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न कैटेगरीज दी गई हैं कि जिसके तहत आप किन सूचनाओं को ले सकते हैं, किन सूचनाओं को नहीं ले सकते हैं। जब भी यह किसी सामाजिक हित से संबंधित या जो सार्वजनिक विषय वस्तु की चीजें हैं उनसे संबंधित आप जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन माध्यमों से क्या हुआ कि जो आपका जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको क्या व्यापक अर्थ प्रदान किया गया इन केस लॉ के माध्यम से। अब हमने जाना था कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है 19(1) में, लेकिन इसका जो 19(2) खंड 2 कहता है कि खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या आपराधिक उद्यापन के संबंध में युक्त निर्बंध जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसे परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो देखिए ऊपर का जो खंड 19(1) का है वो तो आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, वो विभिन्न आयाम दिए हैं कि आपको इस तरह से इन स्वतंत्रता का प्रयोग आप कर सकते हैं और आपको उसके तहत संरक्षण भी प्रदान किया गया। लेकिन क्या है कि अब उनमें भी क्या है कि उसका दुरुपयोग ना हो। मैंने आपको पूर्व में कहा कि जो स्वतंत्रता है वह केवल नागरिकों को मिली है और वह क्या है अबाध नहीं, अर्थात उसमें निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो वह निर्बंधन किस आधार पर लगाए जा सकते हैं, 19(2) के आधार पर। तो 2 के आधार पर कई चीजों को बताया है कि जो आपका युक्तियुक्त निर्बंधन है उसमें राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचारों के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि, आपराधिक उद्दीपन, भारत की प्रभुता और अखंडता, इस आधार पे आप क्या है युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि युक्तियुक्त निर्बंधन से क्या चीजें हमारे सामने हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहले तो आप युक्तियुक्त निर्बंध क्या होता है इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि युक्तियुक्त निर्बंधन एक तो ऐसी चीज है कि इसको पहली बात तो आपको इसके लिए सीमा या इसकी परिभाषित करना सही नहीं होगा या कठिन है, ठीक है। और संविधान में इस शब्द का प्रयोग तो कर दिया गया है लेकिन इसको कहीं पर भी क्या है विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें भी जो बताया गया है कि युक्तियुक्त निर्बंधन के ये आधार हो सकते हैं। तो वह क्या है कि जो निर्बंधन के जो आधार है वो
तत्संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जो भी तत्कालिक परिस्थितियां होंगी उस पर ये निर्भर करेंगे कि कौन सा निर्बंधन युक्तियुक्त होगा और कौन सा नहीं होगा। इसके लिए कोई मानक तो ऐसे बताए नहीं गए, लेकिन जो भी मानक है वो समय, स्थान और स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर भी समय समय पर न्यायालय ने विभिन्न निर्बंधों और मापदंडों निर्धारित किए जो की चर्चा हम कर सकते हैं। तो क्या है कि जो निर्बंधन है वो स्वेच्छाकारी या अन्याय योचित नहीं होने चाहिए। वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक सीमा से परे नहीं होने चाहिए। स्वतंत्रता एवं सामाजिक निर्णय के बीच समुचित संतुलित होना अपेक्षित होता है। जब भी ये निर्बंधन की बात करते हैं तो वो स्वेच्छाकारी और अन्याय योचित नहीं होना चाहिए, मतलब अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। फिर है कि जो निर्बंधन है वो सारभूत विधि और प्रक्रिया संबंधी विधि दोनों दृष्टिकोण से युक्त होना आवश्यक है। अर्थात जो भी विधि हमारी सारभूत विधियां हैं और जो भी हमारी प्रक्रिया विधि है, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, उसके अनुसार वो क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। फिर जब प्रक्रिया विधि की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या है, नैसर्गिक के न्याय के सिद्धांतों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। जो आपका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, सुनवाई का अधिकार, ठीक है, उन सारी चीजों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। फिर जो निर्बंधन है वो क्या उद्देश्य परक होना चाहिए, अर्थात इसका निजी हित की अपेक्षा लोक हित में। जब भी हम निर्बंधन की बात करेंगे तो केवल और केवल जब भी निर्बंधन आरोपित किया जाएगा या अधिरोपित किया जाएगा तो वह निजी हित पर नहीं देखा जाएगा, वो हमेशा देखा जाएगा कि वो लोक हित के अनुरूप होना है कि नहीं। फिर न्यायालय केवल निर्बंधनों की युक्तियुक्ता पर विचार करेगा, ना कि विधि की युक्तियुक्ता पर विचार करेगा। फिर जो निर्बंधन है वो पूर्ण रूप से निषेधाधिकार भी हो सकते हैं, अर्थात वो पूरी तरह से मना करने या प्रतिबंधित करने के लिए भी हो सकते हैं, या वे क्या है कुछ परिस्थितियों के अनुसार भी हो सकते हैं। कि जैसे आज की जो परिस्थितियां हैं कि अभी जो संकट में परिस्थितियां, इसमें लोगों को क्या आबाद आचरण की स्वतंत्रता पे रोक लगा हुआ है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते, जब लॉकडाउन की परिस्थितियां चल रही थी, ठीक है। तो वो क्या समय अनुकूल क्या परिस्थितियां, वो युक्तियुक्त निर्बंधन की चीजें बदलती रहती है। तो जो आपका उपखंड 2 है, इसके लिए आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन केवल और केवल 19 के खंड 2 से लेकर 6, जो 19 है, एक है तो उसमें जो विभिन्न जो अधिकार दिए गए हैं उनके लिए 2 से 6 में वर्णित अधिकार आधारों पर ही निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, अन्य आधारों पर नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको युक्तियुक्त निर्बंधन की चीजें समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हम आगे अब देखते हैं कि जो युक्ति निर्बंधन की चीजें हैं उसी में कि युक्तियुक्त निर्बंधन के लिए यहाँ एक शब्द लिखा, अति सर्वत्र वर्जयते, अर्थात कि तभी भी जब हम एक ये नीति वाक्य है जिसका अर्थ यह होता है कि जब कभी किसी चीज की अति होती है तो उसको क्या है कि जब भी किसी चीज की अति होगी तो उसको क्या वहां पे वर्जित किया जाता है। कि जैसे बोला जाता है ना, अति का बोलना ना बोलना, ना अति की भली ना चुप, ठीक है। तो अति जब भी होगा तो उसको क्या है, जब अति किसी चीज की हो जाती है, जब वह अपने सीमा को लांग लेती तो उसको क्या वर्जित किया जाना या उसमें प्रतिबंधित करना आवश्यक हो जाता है। तो इसी नीति वाक्य के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन का प्रयोग अनुच्छेद के 19 के खंड 2 में किया गया है कि किसी की भी अति, चाहे वो अधिकार हो या कर्तव्य, वो बुरी होती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक होता है। प्रतिबंध के अभाव में उसका क्या हो सकता है, दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। इसी के आधार पर 19(2) के तहत विभिन्न जो है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि, आपराधिक उद्यापन, भारत की प्रभुता, अखंडता के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तब हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य की सुरक्षा, तो राज्य की सुरक्षा हमेशा किसी भी राष्ट्र के लिए क्या होती है, सर्वोपरि होती है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि जिससे कि राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ जाए
और वह संकट क्या है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप क्या है किसी राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी अभिव्यक्ति को जिससे राज्य की सुरक्षा में व्यधि आए या कि कोई दिक्कत पैदा हो या परेशानियां आए। वहां के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में कोई व्यक्ति राज्य को की सुरक्षा को संकट में स्थिति में नहीं डाल सकता। तो इन्हीं चीजों में हम देखते हैं कि जो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 124 का जो ये मामला था, जिसका हमने पूर्व में इसकी चर्चा कर ली है, तो इसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में यह केस पूर्व में हमने चर्चा की कि प्रेस की स्वतंत्रता के तहत क्या है कि वह अपने प्रचार प्रसार से भी स्वतंत्रता उसमें सम्मिलित है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि कोई भी नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस रूप में नहीं कर सकता कि उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाली लोक अव्यवस्था हो। यदि किसी अभिव्यक्ति से आंतरिक विक्षोभ, विद्रोह, युद्ध आदि की आशंका उत्पन्न हो जाए तो यह क्या है, राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि राज्य की आलोचना करना, उसके प्रति अपनी अनास्था जताना आदि इस परिधि में नहीं आता। तो इस केस के माध्यम से ये बताया गया कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है उसकी क्या सीमाएं हैं कि आपकी जो अभिव्यक्ति के माध्यम से कभी आप इन चीजों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे कि जिससे कोई आंतरिक विक्षोभ उत्पन्न हो, कि विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, जिससे क्या राज्य की सुरक्षा में संकट उत्पन्न हो जाए। तो वहां पे क्या है, आपकी उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। फिर है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में। तो राष्ट्र का क्या है, बहुमुखी विकास न केवल उसके आंतरिक शांति पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उसकी बाह्य शांति अर्थात पड़ोसी राज्यों के साथ शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी निर्भर करता है। जब भी हम राज्य के शांति की बात करेंगे तो उसके साथ क्या, उसके आंतरिक और उसके बाह्य भी जरूरी है। उसके साथ बाह्य में क्या है कि बाह्य जो विदेशी राज्य है उनके साथ भी शांति व्यवस्था कायम रहे, तभी तो आप शांति रहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति या वाक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रयोग करते हुए वह किसी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में कटुता पैदा करने वाला कोई मिथ्या या भ्रामक अफवाह फैलाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होंगे कि विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसमें क्या होगी, आपकी संकट उत्पन्न होंगे या परेशानियां आएंगी, जिससे क्या है कि उस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो जो संविधान में क्या है, इसका विस्तृत व्यापक अर्थ बताया गया है कि इसका प्रयोग देश की विदेशी नीतियों की समालोचना को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि जो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए जो राज्य अपने प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों की अगर आप समालोचना करते हैं और उस समालोचना के आधार पे यदि किसी विदेशी राज्यों में उस जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं, तो आपने क्या किया है, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उसका आपका हनन है, तो उस आधार पे आपका निर्बंध लगाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा, तो शिष्टाचार या सदाचार जो के हितों में युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, अधिरोपित किए जा सकते हैं। शिष्टाचार और सदाचार क्या होती है, जो आपकी नैतिकता की नींव होती है, और नैतिकता व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होती है। कि जब भी कोई सदाचार और शिष्टाचार की बात करेंगे तो वो क्या है, नैतिकता की एक नींव है कि जब भी नैतिकता के साथ शिष्टाचार और सदाचार आपका शामिल होता है, और नैतिकता व्यक्ति और राष्ट्र की निर्माण की आधारशिला होती है। नैतिकता के आधार पर ही कोई की जो राष्ट्र है उसका नींव बनी हुई है, और उसी आधार पर वो क्या अपने राष्ट्र का विकास करता है। तो जिस राष्ट्र के निवासियों का चरित्र उत्तम होता है, वहां राष्ट्र उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर हमेशा क्या होगा, अग्रसर होता है। अर्थात शिष्टाचार एवं सदाचार पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा, हम अब जब शिष्टाचार और सदाचार की बात कर रहे हैं तो इसके लिए शिष्टाचार और सदाचार के लिए क्या है, उन निर्बंधनों को बताया गया है जो आपकी भारतीय दंड संहिता के तहत दिया गया है। तो जब आप भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 पढ़ेंगे तो उसमें अश्लीलता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
तो हम इसको सुशीलता के संबंध में पहले से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शिष्टाचार और सदाचार की परिभाषा संविधान में कहीं दी नहीं गई है, लेकिन सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि जो चीज अश्लील नहीं है वह है सदाचार और शिष्टाचार। अश्लीलता से अभिप्राय ऐसे कथन और प्रकाशन से है जिनको सुनने या पढ़ने से मन में अनैतिक या भ्रष्ट विचार उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मन में विकार पैदा करने वाला साहित्य अश्लील अश्लील होता है। अतः हमारे संविधान में ऐसे साहित्य और क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की है जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध है। तो आपको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इस आधार पे आप क्या है, अश्लील चीजों का या अश्लील सामग्री का ना प्रकाशन करेंगे ना उसकी अभिव्यक्ति करने की आपको इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसके लिए जो भारतीय दंड संहिता है 292, 93 और 94 के तहत आपको दंड आरोपित किया गया है। तो उसमें जो परिभाषित किया गया है कि उसमें बताया गया है कि अश्लीलता के तहत आपको यदि अश्लील साहित्य का प्रकाशन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, प्रचार प्रदर्शन करते हैं, तो यदि आप अश्लील कृत्य करते हैं, कोई ऐसा अश्लील भाषण देते हैं, गाने गाते हैं, तो वह भी प्रतिबंधित है। यदि किसी कृत्य से सदाचार या शिष्टाचार भंग होता है या मन में कामुक या वासनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो वह कृत्य भी क्या होगा, अश्लील होगा। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो ये दो केसेस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन वर्सेस आनंद पटवर्धन का केस था, ईआईआर 2006 सुप्रीम कोर्ट 3346। तो इस मामले में बताया गया कि जो हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और 93 में जो अश्लीलता से संबंधित कानूनों को जो बंधित किया गया है, तो उनका जो दायरा है वो अभी भी अस्पष्ट है और पूरी तरह से उसको क्या है लागू करने के लिए आपको क्या है कि हमेशा एक बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने पड़ेंगे। जब भी आप अश्लीलता की बात करेंगे तो कौन सी चीजें अश्लील है कौन सी नहीं है, इन चीजों को समझने से पहले आपको क्या है कि इस चीज को जानना पड़ेगा, इन चीजों को जानना पड़ेगा कि वह 292-93 के तहत अश्लीलता की परिभाषा के तहत आते हैं कि नहीं, और यदि उनमें कुछ चीजें हैं तो उनके लिए क्या आपको सावधानी पूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। उसी तरह जो इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2016 NOC 901 मुंबई का जो ये मामला था, इसमें बताया गया कि जो नृत्य व्यवसाय होता है, कि जो डांसिंग बिजनेस होते हैं, जो बार डांस होते हैं, तो नृत्य वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। जब भी कोई व्यक्ति नृत्य के माध्यम से किसी चीज को अभिव्यक्त करता है तो वह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है। लेकिन जब यह होटलों या होटल व्यवसाय, होटलों में इसको अगर व्यवसाय के तौर पे लिया जाए, जो आप लोगों ने सुना होगा कि होटलों और बारों में जो नृत्य किया जाता है, जो डांसिंग गर्ल्स होती हैं, ठीक है, तो यह एक, तो उनको यह अभिव्यक्ति की तरह स्वतंत्रता के तहत उनको नहीं जाना जाएगा, ना ही उनको जो 1906 है वृत्ति व्यापार और जीविका की स्वतंत्रता, इसके तहत भी उनको गिना जाएगा, क्योंकि यह क्या है, एक अनैतिकता पूर्ण व्यवहार को जन्म देता है। लोगों के मन की जो शिष्टाचार और सदाचार है उसको ये खत्म करने का प्रयास करता है। तो इस आधार पे क्या है, वह शिष्टाचार और सदाचार के हितों के बारे में जो 19 के उपखंड 2 में बताए गए हैं जो निर्बंधन, उसके तहत आ जाते हैं, उनके आधारों में आ जाते हैं। तो यह निर्बंधन लगाया जा सकता है कि जो होटलों में जो बिजनेस होता है डांसिंग का, उस पर यह निर्बंध आरोपित किए जा सकते हैं। और इन चीजों को अगर लागू किया जाता है तो वो आपके 19(1) का या 19(6) का 19(1)(6) का आपका उल्लंघन नहीं होगा। समझ आ रहा होगा आपको, मुझे लगता है। आगे आप स्क्रीन में देखिए कि लोक व्यवस्था के आधार पर युक्त निर्बंधन को लगाया जा सकता है। तो लोक व्यवस्था, जब भी हम बात करते हैं लोक व्यवस्था की, तो लोक व्यवस्था के साथ आपकी 3 चीजें हमेशा सम्मिलित मानी जा सकती है। पहला तो आपकी लोक शांति, दूसरा आपकी लोक सुरक्षा और तीसरा आपकी लोक प्रशांति। तो वैसे क्योंकि लोक व्यवस्था को परिभाषित करना तो कठिन होगा कि लोक व्यवस्था या लोक व्यवस्था क्या है कैसी है, इसको परिभाषित करना कठिन होगा। लेकिन जब भी हम लोक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें वो लोक शांति, लोक सुरक्षा, लोक प्रशांति की चीजों को हम शामिल करने की बात कहते हैं।
ठीक है, तो व्यवस्था से तात्पर्य क्या हो सकता है कि जिससे कि समाज में अशांति या शोध क्षोभ उत्पन्न होता है, लोक व्यवस्था के वो विरुद्ध है। समाज में सांप्रदायिक विक्षोभ उत्पन्न करना, लोक व्यवस्था के प्रतिकूल अपराध कारित करने के उद्देश्य से श्रमिकों में हड़ताल आदि करवाना, लोक सुरक्षा को बाह्य अथवा आंतरिक खतरा उत्पन्न करना, शांति भंग की आशंका पैदा करने वाला कोई कार्य करना, इसके एक उदाहरण के तौर पे हो सकते हैं। तो इसी में एक मामला है आपका, द सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस डॉक्टर राम मोहन लोहिया, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 633। तो ये मामला जो आपका है, इसको जाना जाता है राम मनोहर लोहिया मामले के नाम से। तो इसमें जो लोक व्यवस्था के शब्द को सुनिश्चित करने का करने का प्रयत्न किया गया था, और कहा गया था कि निर्बंधन का लोक हित में होना आवश्यक है। जब भी हम निर्बंधन की बात कहेंगे तो वह क्या है, लोक हित के लिए आवश्यक होना चाहिए। कभी भी जो निर्बंधन है वो लोक हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निजी हित के लिए नहीं है। यदि कोई चीज लोक हित में नहीं है तो उसको असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। तो इस मामले में जो उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर एक्ट की धारा 3 को अवैध घोषित कर दिया, जो क्या कहता था कि सरकार को करों का भुगतान न करने के लिए उत्प्रेरित करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करने की थी। तो इसमें जो इसके नेता थे डॉक्टर राम मोहन लोहिया, उन्होंने सरकार द्वारा बढ़ाई गई सिंचाई की दरों का भुगतान न करने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया, और उन्होंने जिसके लिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि यह व्यवस्था ना तो लोकहित में थी और ना ही निर्बंध या लोक व्यवस्था के बीच के संबंध का था। तो यह लोक व्यवस्था के संबंध में था। फिर जो आपका आगे है बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बताया गया कि देखिए दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144, आपको कुछ इस मामले में पता होगा कि जो भी दंडाधिकारी होता है उसको क्या 144 के तहत लोक प्रशांति को व्यवस्थित रखने के लिए उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त मिलते हैं। तो इसको क्या है, इस चीजों के लिए इसकी वैधानिकता पर चुनौती सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। तो जो अब 144 के तहत क्या है कि जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसको ये अधिकार है कि वो लोक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने का उसको शक्ति प्रदान की जाती है। तो ये क्या है कि एकता के तहत उसका अतिक्रमण करती है, माना गया। तो उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक नहीं माना और ये कहा कि यह एक अस्थायी प्रकृति का है और इसका प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा उसके विवेक से किया जाता है, तथा तत्काल उत्पन्न होने वाले लोक अशांति या अव्यवस्था के निवारण के लिए यह कदम बहुत ही अपेक्षित है। कुछ चीजें समझ आ रही होगी कि 144 के तहत ये मामला होता है कि जब भी लोक प्रशांति में विघ्न पड़े तब वहां पे क्या 144 की धारा लगा दी जाती है, जिसके तहत क्या है उसी स्थान पे कोई भी जुलूस सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। तो इस चीज को क्या है, यह क्या है, जब 144 के तहत अब CRPC का 144 क्या है, इस चीज को प्रतिबंधित कर रहा है। अब 19 एक आपको यह अधिकार दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो CRPC की धारा क्या है असंवैधानिक हो जाती है, माना जाता है। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परमानेंट प्रकृति का नहीं है, स्थायी प्रकृति का नहीं है। यह क्या है, परिस्थितियों के आधार पर ये चेंज होते रहता है। और यह केवल क्या है, मजिस्ट्रेट को इसका विवेक प्रदान किया गया कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक के अधिकार पर इन चीजों को देखेगा। फिर आगे जो केस है केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला, इसमें जो 124 का और 505 है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का जो राजद्रोह को बताती है, 505 जो है वो आपका लोक शांति से संबंधित है। इस आधार पर संवैधानिक घोषित किया गया कि लोक व्यवस्था के हित में युक्त निर्बंध लगाती है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये आपको समझ आ चुका होगा। तो हम आगे देखते हैं कि न्यायालय अवमान की चीजों के बारे में। तो सर्वप्रथम आप न्यायालय अवमान की अब न्यायालय अवमान को समझने का प्रयास करते हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है उसके तहत कभी भी आपको यह स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई कि आप न्यायालय का अवमान कर सके। तो न्यायालय का अवमान दो प्रकार का होता है, पहला आपका होता है सिविल अवमान और दूसरा होता है आपका आपराधिक अवमान। तो इसके लिए एक अधिनियम बना है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, जिसमें अवमान को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन मतलब भारतीय संविधान में न्यायालय अवमान की कोई परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन जो आपका न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 है उसमें इसको परिभाषित किया गया है, जिसके तहत क्या बताया गया है कि न्यायालय के अवमान
सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के अवमान सम्मिलित है। सिविल अवमान के तहत क्या हो सकता है कि जानबूझकर न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या किसी प्रक्रिया की अवहेलना करना, या न्यायालय को दिए गए किसी वचन का जानबूझकर भंग करना। अर्थात कि न्यायालय के किसी भी आदेश, रिट या जो डिक्री है उसको आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं या उसका जानबूझकर उसको भंग कर रहे हैं। फिर आपराधिक अवमान से हम समझते हैं कि ऐसे प्रकाशन चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो या किसी माध्यम से न्यायालय या न्यायाधीश की निंदा की प्रवृत्ति वाला या उसके प्राधिकार को कम करने वाला, जो पक्षपात या लांछन लगाने वाला हो, या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति करने वाला हो, जो किसी प्रकार से न्याय प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति वाला हो, इस न्यायालय में अवरोध हो या अवरोध की प्रकृति वाला हो। तो ऐसे कार्यों को क्या आप न्यायालय अवमान की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन देखिए, अब इसके भी कुछ अपवादों को भी बताया गया कि न्यायालय अवमान के तहत कुछ अपवाद भी है कि यदि आप न्यायालय की न्यायिक कार्यवाहियों का उचित और सही प्रकाशन करते हैं, जो भी न्यायालय ने आदेश दिया है उसका आप सही से प्रकाशन कर रहे हो, तो वह इसकी परिभाषा के तहत नहीं आएगा या अवमान के तहत नहीं आएगा। जो न्यायिक कार्यों की आप उचित अगर आलोचना करते हो तो वह उसकी क्या अवमान के तहत नहीं आएगा। उसका निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण। फिर न्यायाधीशों के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक की गई शिकायतें, यदि आप किसी न्यायाधीश के प्रति अगर शिकायत करते हैं जो सद्भाव पूर्वक है, तो भी आपका क्या अवमान की उसमें की चीजों में वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है हेनरी अरुंधति रॉय केस AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 1375। तो इस केस को मैं आपको आगे बाद में बहुत विस्तृत कुछ चर्चा की जाएगी इस पे। बस ये केस के मामले में आपको समझने का प्रयास कीजिए कि यह क्या है। इसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायालय है न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना विधि के नियम का एक मूलभूत सिद्धांत है। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या न्यायपालिका की गरिमा को कम करने अथवा समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की आड़ में न्यायालय की गरिमा पर प्रहार करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्रवाई किया जाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। तो जो अरुंधति रॉय थी, ये बहुत बड़ी सोशलिस्ट थी। इन्होंने क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जब पारित किए तो उसका उन्होंने घनघोर विरोध किया और उस विरोध में उन्होंने यहाँ तक किया कि वह न्यायालय के बाहर खड़ी हो गई और न्यायालय के बाहर खड़े होकर वह न्यायालय के प्रति अगरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, अपशब्द कहे, जिसमें न्यायालय पर भ्रष्टाचार के आरोप तक उन्होंने लगाए, जिसको क्या माना गया जब इसकी यह सारी चीजें गतिविधियां हुई तो इस चीज को क्या माना गया, न्यायालय अवमान के तहत माना गया। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति राय पर जो न्यायालय अवमान का केस दायर किया और उसको 1 दिन का कारावास दिया, साधारण कारावास, साथ ही साथ उसको 2000 रुपए की का अर्थदंड की सजा उसको सुनाई गई। और यह भी कहा गया कि यदि वो अर्थदंड नहीं पटाती है तो यह कारावास 3 माह का हो जाएगा। फिर इसी के साथ जो केस है इन हरिजय सिंह एंड इनरी विजय कुमार AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 73। तो इस मामले में भी यही था कि जो दी संडे ट्रिब्यूनल एंड पंजाब केसरी, ये एक प्रकार के समाचार पत्र हैं जो दी संडे ट्रिब्यूनल और पंजाब केसरी। तो इसमें प्रकाशित रसायन एवं पेट्रोल मंत्री द्वारा अपने विवेकाधीन कोटे से मंत्री पुत्र एवं अन्य उच्च पदासीन व्यक्तियों को पेट्रोल पर आवंटित किए जाने के समाचार प्रकाशन से जुड़े हुए। तो यह मामला क्या था कि इसमें क्या कि इन दोनों न्यूज़पेपर ने एक जो पेट्रोल पंपों का आवंटन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके संबंध में ये मामला उन्होंने इस संबंध में उन्होंने समाचार प्रकाशित किया। तो इसमें जो पेट्रोल पंप का आवंटन किया गया था तो उसमें जो व्यक्ति थे वो क्या थे कि न्यायमूर्ति से संबंधित थे, उनके पुत्र थे। तो उन्होंने ये जो समाचार प्रकाशित किया तो उस आधार पे कोर्ट ने कहा कि जो उन्होंने जो समाचार प्रकाशित किए थे वो भ्रामक थे और मिथ्या थे। तो यह मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो ये समाचार प्रकाशित किया ये पूरी तरह भ्रामक और मिथ्या है और यह न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। तो आपको उनको कोई सजा ना दी, उनको बस केवल चेतावनी देते हुए यह बोला गया
कि आप अपने समाचार के मुख्य पृष्ठ पर, दोनों समाचार पत्र द ट्रिब्यूनल और पंजाब केसरी के समाचार पत्र पर मिथ्या और भ्रामक जानकारी बताते हुए जो भी उन्होंने आपने जानकारी दी है वह भ्रामक है और मिथ्या है, और उसके साथ साथ आप इसकी एक क्षमा याचना के साथ उसको प्रकाशित करें। तो न्यायालय अवमान की चीजें आपको करीबन करीबन समझ आ गई होगी। फिर हम देखते हैं मानहानि, आपराधिक उद्यापन, भारत की प्रभुता और अखंडता के संबंध। तो मानहानि की चीजें क्या होती है कि एक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, वह समाज में शान और सम्मान से जीना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य उसकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता है। तो कोई भी व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है, उसका सम्मान बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप किसी सम्मान, अब जब हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो सम्मान की रक्षा के लिए या मान हानि के लिए भारतीय दंड संहिता में भी उल्बंधित किया गया है, जो 499 के तहत एक अपराध की श्रेणी में आता है, 500 के तहत उसका दंड का विधान किया गया। तो जो अब जब हम बात करेंगे कि मानहानि क्या है, कि किसी भी शब्दों के द्वारा, किसी प्रकार के हाव भाव के द्वारा, संकेतों के माध्यम से, किसी प्रकार के प्रकाशन से, तो उससे यदि किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को या समाज को उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उसके सम्मान को हानि होती है, तो ये क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, उसके मान को ये हानि होती है। तो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि बिना किसी प्रमाण के किसी व्यक्ति पर अपमानजनक या निंदात्मक लांछन लगाए। एक जिम्मेदार नागरिक से ऐसे लांछन लगाए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो आपका वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत यह है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्या है कि आप किसी के प्रति मिथ्या कथन नहीं करेंगे। यदि आपके पास उससे संबंधित जानकारियां हैं कि कोई नेता है या कोई मंत्री है जिसने कोई भ्रष्टाचार का उस पर आरोप है और उसके प्रति आपके पास पूरे साक्ष्य हैं, तभी आप उस पर लांछन लगा सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति या जो मंत्री है या नेता है, यह भ्रष्टाचार में व्यप्त है। ठीक है, कि उसी तरह कोई अधिकारी है, उसके संबंध में आप यदि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे या किसी आपराधिक दायित्व का आरोप लगा रहे, तो उससे संबंधित आपके पास ठोस या पुख्ता सबूत होने चाहिए, तब आप इस मानहानि का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन आप यदि गलत धारणा या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे उसके मान सम्मान में ठेस पहुंचती है और वह भ्रामक हो, जिसके लिए आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, तब यह क्या होगा, आपका कृत्य क्या होगा, मानहानि के तहत दंडनीय। तो आपकी जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह मानहानि न करने के लिए आपको उत्प्रेरित करता है और यह उपयुक्त निर्बंध आरोपित करता है। फिर हम देखते हैं आपराधिक उद्यापन। तो यह जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाने का यह जो आधार है वह भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उससे समाज में हिंसा, समाज एवं अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। ऐसा करने के लिए किसी को उकसाना या उत्प्रेरित किया जा सकता है, जो उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता है। हिंसा एवं अपराधों का सीधा प्रभाव राज्य की सुरक्षा पर पड़ता है। तो जो ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिससे किसी भी प्रकार का अपराध का सृजन हो या उसका उकसाया जाए या उसके लिए उत्प्रेरित किया जाए, तो वह क्या होगा, आपका पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। फिर हम देखते हैं भारत की प्रभुता और अखंडता। तो देश की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। एकता एवं अखंडता के पीछे ही स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहती है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो देश की एकता और अखंडता एवं प्रभुता को ठेस पहुंचाए। तो जो हमारे भारत देश की अखंडता और एकता है और प्रभुता है, ये जो तीनों चीजें हैं, इनको क्या है, अक्षुण्ण रखने के लिए या इसको बनाए रखने के लिए 19(2) के तहत इसमें निर्बंध लगाया जा सकता है और यह केवल न्याय संगत है, अपितु विवेक सम्मत भी है। और जो आपका इसीलिए जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी भारत की प्रभुता और अखंडता जो शब्दावली है इसको स्थान दिया गया, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के लिए।
तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे थे, कि जो अनुच्छेद 19 एक क के तहत आपको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका जो दायरा है या जो इसकी सीमा है, उसकी सीमाओं का निर्धारण जो 19(2) है उसके उपखंड के अनुसार लगाया जा सकता है। तो आपको मुझे लगता है ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। हम आगे की कक्षा में जो इसके बाकी की चीजें हैं, जो 19(1) ख में जो और उसके आगे की जो चीजें हैं, उनके बारे में विस्तृत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।